नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकालीन साहित्य में रासो साहित्य। इसमें हम जानेंगे कि रासो साहित्य क्या है, इसके रचनाकार कौन हैं और इसकी जो प्रमुख रासो साहित्य को लेकर कौन कौन सी रचनाएं रासो साहित्य के अंतर्गत आती हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि रासो साहित्य क्या है। जैन साहित्य के संदर्भ में यह संकेत किया जा चुका है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में रचित जैन रास काव्य वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्यों से भिन्न है। हम पिछली वीडियो में ये पढ़ चुके हैं कि जैन साहित्य जो है वो हिंदी साहित्य के आदिकाल में रचित जैन रास काव्य वीर गाथाओं के रूप में जो रासो काव्य लिखा गया है उस रासो काव्य से अलग माना जाता है जैन रास काव्य। दोनों की रचना शैलियों का अलग अलग भूमियों पर विकास हुआ है। जैन रासो काव्यों में धार्मिक दृष्टि के प्रधान होने से वर्णन की वह पद्धति प्रयुक्त नहीं हुई है। जैन रासो काव्य जो है उसमें धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है और वीर गाथात्मक रासो काव्यों में जो है उनमें सामाजिक दृष्टिकोण की प्रधानता है। इन काव्यों की विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र और प्रशंसा से है। इनका आकार राजाओं की मृत्यु के पश्चात भी बढ़ता रहा है। जो रासो काव्य ग्रंथ हैं उन की जो रचनाकार हैं उनके अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी उन रचनाकारों के जो है उसके पश्चात भी उनकी प्रशंसा बढ़ती ही रहती है। रासो काव्य को देखने से पता चलता है कि इनके रचयिता जिस राजा के चरित्र का वर्णन करते थे उसके उत्तराधिकारी राजागण उसके चरित्र और अन्य कवियों से उसमें अपने चरित्र भी सम्मिलित करा लेते थे। यदि हम रासो काव्यों को पढ़ते हैं तो उनसे हमें ये पता चलता है कि वहाँ के जो रचनाकार थे और जिस भी राजा के दरबार में रहकर वो रचना करते थे उसके जो उत्तराधिकारी राजागण थे अपने आश्रित जो अन्य कवि थे उन कवियों का चरित्र को भी उसमें सम्मिलित करा लेते थे। इसी कारण से इन ग्रंथों में मध्यकालीन राजाओं का वर्णन भी मिलता है तथा भाषा में भी उत्तरवर्ती भाषा रूपों की झलक भी पाई जाती है। रासो काव्यों में हमें क्या मिलता है कि राजाओं का वर्णन तो मिलता ही है लेकिन उसके साथ साथ उत्तरवर्ती भाषा रूपों की झलक भी हमें देखने को मिलती है। राजस्थान के कतिपय वृत्त संग्रहकर्ताओं ने अधिकांश रासो काव्यों को इन्हीं बातों के कारण अप्रामाणिक माना है। राजस्थान के जो वृत्त संग्रहकर्ता हैं उन्होंने रासो काव्यों में जो भाषा का उत्तरवर्ती रूप मिलता है और राजाओं मध्यकालीन राजाओं का वर्णन मिलता है तो इन सब के कारण ही क्या माना है, अप्रामाणिक रचनाएं माना है। भाषा वैज्ञानिकों से उन्हें समर्थन भी मिला है लेकिन इतिहास के मर्म को समझने वाले जो विद्वान हैं उन वृत्त संग्रह के कथनों पर विश्वास नहीं करते हैं। इतिहास को समझने वाले जो विद्वान हैं वो इन कथनों पर विश्वास नहीं करते हैं और इसी कारण से रासो काव्यों की रचना आदिकाल में ही हुई है। और सत्य बात तो यही है कि रासो काव्यों की जो रचना हुई है वो आदिकाल में ही हुई है और उनमें से जो अंश उत्तरवर्ती राजाओं से संबंधित हुए प्रक्षिप्त है। इसी मान्यता के आधार पर हम जो रासो ग्रंथ हैं आदिकाली का साहित्य उसको स्वीकार करके यहाँ पर जो रासो साहित्य को लेकर प्रमुख रचनाएं जो मानी गई है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें सबसे पहली है कुमाण रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको 9वीं शताब्दी की रचना माना है क्योंकि इसमें जो 9वीं शताब्दी के जो चित्तौड़ नरेश कुमाण हैं उनके युद्धों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। राजस्थान के वृत्त संग्राहकों ने इसको 17वीं शताब्दी का बताया है और क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह के राजाओं का वर्णन मिलता है। रामचंद्र शुक्ल तो इसको कौन सी शताब्दी के 9वीं शताब्दी का बताते हैं लेकिन जो राजस्थान के वृत्त संग्राहक है वो 17वीं शताब्दी की रचना इसको मानते हैं। इसी आधार पर वे इसको आदिकाल की रचना नहीं मानते हैं। राजस्थान के वृत्त संग्राहक जो कवि हैं वो इसको आदिकाल की रचना नहीं मानते क्योंकि वो उसको 17वीं शताब्दी की रचना मानते हैं, जबकि रामचंद्र शुक्ल इसको 9वीं शताब्दी की मानते हैं क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल का समय 1050 से 1375 माना है। इस कारण से वो इसको 9वीं शताब्दी में मानकर आदिकाल की रचना मानते हैं। जब
वास्तविकता यह है कि इस काव्य का मूल रूप 9वीं शताब्दी में ही लिखा गया था। तत्कालीन राजाओं के सजीव वर्णन, उस समय की परिस्थितियों के यथार्थ ज्ञान तथा भाषा के आरंभिक हिंदी रूप के प्रयोग से इसी तथ्य के प्रमाण मिलते हैं। वृत्त संग्राहकों के पास इतिहास को समझने की पैनी दृष्टि नहीं थी, इसलिए राजस्थान में रहते हुए वे आदिकाल की संपत्ति को भक्तिकाल और रीतिकाल के भंडार में डालने का दुराग्रह करके ये सर्जित करते रहे। ये वृत्त संग्राहक जो थे वो राजस्थान में रहते हुए आदिकाल यानी जो खुमान रासो रचना है उसको जो 9वीं शताब्दी की है उसको भी भक्तिकाल के अंतर्गत ले जाते हैं और कुछ रचनाएं हैं उनको रीतिकाल के अंतर्गत ले जाते हैं। तो इस तरह से उनको इतिहास को समझने की पैनी दृष्टि नहीं थी, जबकि वह संपत्ति कालों की प्रवृत्तियों से किसी भी रूप में मेल नहीं खाती है। इन लोगों ने रचनाकारों के नामों के संबंध में भी भ्रम पैदा किया है। जो वृत्त संग्रह करता है उन्होंने रचनाकार के जो नाम हैं उन रचनाकारों के नामों के संबंध में भ्रम पैदा कर रखा है, क्योंकि अधिकांश जो विद्वान हैं उन विद्वानों ने 9वीं शताब्दी के खुमान नरेश समकालीन दलपत विजय को खुमान रासों का रचयिता माना है, जबकि जो वृत्त संग्रहकर्ताओं ने यह सिद्ध करने की असफल चेष्टा की है कि उसकी रचयिता 17वीं शताब्दी ईस्वी के दलपत विजय नाम का कोई जैन साधु था। रचना शैली तथा विषय वस्तु से सिद्ध है कि यह काव्य शैली किसी जैन साधु की रचना नहीं हो सकती। रचना शैली और विषय वस्तु की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो ये हम ये नहीं मान सकते कि ये जैन साधु द्वारा लिखित रचना है। यदि जैन साधु ने इसे लिखा होता तो निश्चय ही इसमें धर्म भावना किसी न किसी रूप में व्याप्त मिलती, धार्मिक दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता। इस ग्रंथ की प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है। यह 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। जो खुमान रासो रचना है 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। राजाओं के युद्धों और विवाहों के सफल वर्णनों से इस काव्य की भावभूमि का विस्तार हुआ है। संदर्भानुसार नायिका भेद, सत्य ऋतु आदि के चित्रण भी मिलते हैं। राजाओं की प्रशंसा काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य रहा है। इसमें जो खुमान रासो रचना है इसमें राजाओं की जो प्रशंसा करना इसका मुख्य प्रतिपाद्य है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस की धारा भी आदि से अंत तक चली। वस्तु वर्णनों में पर्याप्त रमणीयता है। इसमें दोहा, सवैया, कवित आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं खुमान रासो रचना में, तथा इसकी भाषा जो है वो राजस्थानी हिंदी है। राजाओं के वर्णनों के आधार पर आधारित होने है। प्राचीन काल में मुद्रण के अभाव के कारण लिपिकर्ता जैसा लिखते थे वैसा ही ग्रंथ की भाषा का रूप हो जाता था। धार्मिक साहित्य में धार्मिक भावना के कारण शब्दों के मूल रूप की रक्षा का प्रयत्न किया जाता था, किंतु रासो काव्यों के प्रति वैसा कोई आग्रह नहीं होता था। देखा जाए तो इसमें जो प्राचीन काल में जो थे वो प्रिंटिंग का अभाव था। लिपिकर्ता जैसा लिखते थे वैसा ही ग्रंथ की भाषा हो जाती थी। धार्मिक साहित्य में धार्मिक भावना के कारण शब्दों के मूल रूप की रक्षा का प्रयत्न किया जाता था और रासो काव्यों के प्रति वैसा कोई आग्रह नहीं होता था। अतः उनकी भाषा पर लिपिकर्ता की भाषा के रूपों के प्रभाव पड़ते रहते थे। इस काव्य की भाषा के साथ भी यही हुआ। वस्तुतः इस ग्रंथ के मूल रूप तक पहुँचने के लिए प्रमाणिक पाठ संपादन की आवश्यकता है। फिर अगली जो रचना है वो है बिसलदेव रासो। इस ग्रंथ की रचना नरपति नाहले ने 1155 ईस्वी में की थी। जैसा कि हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि 12 से बहुतरा मझारी जेठ वदी नवमी बुधी यारी नाहलह रसायन आरंभ भई शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी काश्मीरा मुखमंडनी रास सांगो बिसल देराई। प्रथम पंक्ति से संवत 1272 वर्ष भी माना जाता है। 1272 यानी 1272, किंतु अधिकांश विद्वान 1212 विक्रम ही स्वीकार करते हैं। वृत्त संग्रहकर्ताओं ने इस ग्रंथ को भी आदिकाल की रचना नहीं माना है। यह संभव है कि इसमें भी कुछ परिवर्तन होते रहे हैं, किंतु इससे इसकी प्राचीनता समाप्त नहीं हो जाती है। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया 16वीं शताब्दी के नरपति नामक एक गुजराती कवि को इसका रचयिता बतलाते हैं। जो डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया हैं वो इसको किसकी रचना बताते हैं? नरपति नालह की रचना
बताते हैं। किंतु डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने कई प्राचीन प्रतियों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि यह कृति 14वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी। नवीन खोजों में एक प्रति मिली है जिससे इस काव्य का रचना काल 1016 सिद्ध होता है। नवीन खोजों में एक प्रति हमें मिली जिससे इस काव्य का रचना काल 1016 ईस्वी सिद्ध होता है। इसमें यह पंक्ति भी मिलती है कि संवत सहस 73 जानी नालह कवि सर सरसीय वाणी। बिसलदेव रासो मूलतः एक गेय काव्य है। तो बिसलदेव रासो किस तरह का काव्य है? एक गेय काव्य है। इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। डॉक्टर मेनारिया का मत है कि यह काव्य गेय नहीं है। शायद ये गेयता का अर्थ लोकगीतों की तरह गाया जाना लगाते हैं। शायद मोतीलाल जो मेनारिया हैं वो गेय शब्द से मतलब ये लगाते हैं कि लोकगीतों का गाना। इस आधार पर ये कह सकते हैं कि राजस्थान में कभी भी यह गेय नहीं रहा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया है। यह पाठ बिसलदेव रासो का मूल रूप बताया जाता है। इसकी भाषा आदिकालीन आरंभिक हिंदी का सहज स्वरूप सिद्ध होती है। बिसलदेव रासो हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्यकृति है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती, अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। बिसलदेव रासो जो है वो हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ रचना मानी जाती है और इसमें भोज परमार की जो पुत्री है राजमती और अजमेर का जो चौहान राजा है बिसलदेव तृतीय, उसके विवाह के बारे में, वियोग के बारे में और उनके पुनर्मिलन की कथा के बारे में बताया गया है। राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा उड़ीसा चला जाता है। 12 बरस तक राजमती जो है उसकी वियोग में दुखी रहती है। कितने बरस तक? 12 बरस तक राजमती। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। संदेश रासक के समान ही बिसलदेव रासो की भावभूमि प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति से सरस है। मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा भी इसमें मिलती है। राजमती एक पंडित के द्वारा अपने पति के पास संदेश भेजती है। जब वह लौट आता है तब राजमती श्रृंगार करके उससे मिलती है। श्रृंगार के वियोग और संयोग पक्षों के अत्यंत मार्मिक चित्र कवि ने प्रस्तुत किए हैं। राजमती ने एक कुलीना गृहिणी का स्वाभिमान है। राजमती में जो है वो एक कुलीना गृहिणी का स्वाभिमान है जो विरह के चित्रों को कतिपय बनाता है। संयोग के समय भी यही कांति काव्य सौंदर्य की वृद्धि करती है। राजमती की वाणी व्यंग्यमयी हो उठती है जिससे उसके पति का हृदय हिल जाता है। यानी वो व्यंग्य बाणों के माध्यम से अपने पति से कुछ कहती है। पति के हृदय को भेदने वाला राजमती का वह कुलीनता संस्कार ही उसकी समस्त विरह वेदना का आधार है। वहीं उसे वह विवस्था तक पहुंचाता है। वो कहती है कि अस्त्रीय जन्म काई दिगु हूँ महेश, अबर जन्म थारई घना रे नटेश, रानी न सिरजिए धौलिए गाई, वन संड काली कोयली, हऊँ बई सती अम्बा नई चंपारी डाल, बसती दोष बिजोरड़ी इनी दुस झूरई अव लाजी बाल। इस प्रकार इस काव्य के वर्णनों में एक संस्कार दृष्टि मिलती है जो नारी गरिमा की स्थापना करती है। कवि ने प्रकृति के रमणीय चित्रों में भी भाव चित्रण को सौंदर्य दिया है। 12 मासों तथा ऋतुओं के प्राकृतिक चित्र संयोग और वियोग के उद्दीपन का काम करते हैं। विरह की जो विभिन्न दशाएं हैं उन दशाओं का वर्णन करके समस्त जो प्रकृति है वो उसकी सहायक बनी है। अनुभूतियों की भी उसने सुकुमारता प्रदान की है। बिसलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यान काव्यों तक पहुंची। कृष्ण भक्तों को भी इसने प्रभावित
किया तथा रीतिकाल में जाकर उसका सरस प्रासंगिक श्रृंगारपरक रूप में चरम विकास हुआ। अगली जो रचना है अपनी वो है हम्मीर रासो। प्राकृतिक पेंगलम में इस काव्य के कुछ छंद मिले थे और इन्हीं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की थी। यानी हम्मीर रासो जो काव्य हैं उसका प्राकृतिक पेंगल के काव्य में कुछ छंद मिले और इसके आधार पर ही रामचंद्र शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की कि ये हम्मीर रासो रचना भी है। उनका अनुमान था कि इसमें हम्मीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन और हम्मीर की प्रशंसा चित्रित होगी। रामचंद्र शुक्ल ये मानते थे कि इसमें हम्मीर और अलाउद्दीन के जो युद्ध थे उनके युद्धों का वर्णन होगा और हम्मीर की प्रशंसा के बारे में होगा। किंतु राहुल जी ने उन पद्यों को जज्जल नामक किसी कवि की रचना घोषित किया। जो राहुल सांक्रात्यायन थे उन्होंने जज्जल नामक कवि द्वारा रचित माना उन सब पद्यों को। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कहना था कि हम्मीर शब्द अमीर का विकृत रूप है जो किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो ये मानते थे कि हम्मीर जो है अमीर के रूप में विकसित हुआ है और किसी पात्र का नाम नहीं हो सकता, ये किसी विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अतः सारंगधर कृत हम्मीर रासो का अस्तित्व संकट में पड़ा हुआ है। अभी तक इसकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं हो सकी। जो हम्मीर रासो रचना है इसका रचनाकार सारंगधर माना जाता है, लेकिन इसके बारे में अभी कोई प्रति जो है वो अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाई है जिसके आधार पर इसके बारे में सही अनुमान लगाया जा सके। फिर अगली जो रचना है वो है परमाल रासो। उत्तर प्रदेश के आलय खंड के नाम से जो काव्य प्रचलित है वही परमाल रासो के मूल रूप का विकसित रूप माना जाता है। यह रासो लोक गेय काव्य था, अतः उसकी मूल की रक्षा नहीं हो सकी। इसमें अनेक अंश बाद में जोड़े गए और अनेक अंशों में वर्णन तथा भाषा संबंधी परिवर्तन किए गए। धीरे धीरे आला लोकगीतों की एक शैली ही बन गई, अतः आधुनिक विषयों पर आला लिखे जाने लगे। परमाल रासो जो रचना है वो आला खंड के नाम से भी प्रचलित है। प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों के अभाव में मौखिक रूप में उपलब्ध आलह खंड के आधार पर परमाल रासो के साहित्यिक स्वरूप के विषय में कुछ भी कहना कठिन है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने जिस आलय खंड का प्रकाशन कराया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित था। इसी प्रकृति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर ने परमाल रासो का पाठ निर्धारित किया और उसे नागरी प्रचारिणी सभा में प्रकाशित कराया। इसे नए रूप में उपलब्ध परमाल रासो यद्यपि सर्वथा प्रमाणिक कृति नहीं है, तथापि आदिकाल में रचित मूल परमाल रासो के ऐतिहासिक अस्तित्व को समझने में सहायक अवश्य है। हम जो है वो आदिकाल की इसको प्रमाणिक रचना तो नहीं मान सकते, लेकिन आदिकाल के बारे में हमें ऐतिहासिक जो तथ्य हैं उनको समझने में परमाल रासो रचना जो है वो सहायक हुई है। परमाल रासो का रचयिता जगनीक नामक कवि माना जाता है। परमाल रासो का रचयिता कौन माना जाता है? जगनीक कवि माना जाता है, जो महोबा के राजा परमर्दी देव का आश्रित था। जगनीक जो था महोबा का जो राजा था परमर्दी देव उसका आश्रित था। उसने इस काव्य में आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता लड़ाइयों का वर्णन किया है। इसी आधार पर इसका रचनाकाल 13वीं शताब्दी का आरंभ का माना जाता है। जो परमाल रासो है उसका जो समय काल माना जाता है वो 13वीं शताब्दी का माना जाता है और इसमें जो आलह और उदल जो नामक जो वीर सरदार थे उनकी लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। आज भी जब इसे गायक संगीत के साथ गाते हैं तब दुर्बलों में भी तलवार चलाने की स्फूर्ति आ जाती है। यानी जो परमाल रासो रचना है वो उसको अगर आज भी लोग गाते हैं संगीत के साथ तो जो दुर्बल यानी कमज़ोर व्यक्ति हैं उनमें भी तलवार चलाने की स्फूर्ति उनमें आ जाती है। विवाह और शत्रु प्रतिशोध वीरता के प्रदर्शन का आधार रहे हैं। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णनों की इस काव्य में भरमार है। भावों के अनुसार ही भाषा भी चलती है तथा उसमें एक विशेष शब्द ध्वनि सर्वत्र व्याप्त हो जाती है।
गेयता का गुण इस काव्य को विकसनशील और लोक गाथात्मक की श्रेणी में ले जाता है, किंतु इसकी रचना लोक गाथा के रूप में न होकर शुद्ध काव्य के रूप में ही हुई है। भाषा की दृष्टि से इस काव्य का मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि मूल रूप का कोई भी अंश अब तक शुद्ध रूप में सुरक्षित नहीं है। इसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहे हैं। छंद विधान की दृष्टि से इस काव्य की एक विशेष शैली है, जिसे आलाह जैसी शैली कहना भी उचित है, और इसकी वर्णन शक्ति, प्रभाव, उत्पादकता को समझने में हम निम्नलिखित पंक्तियाँ सहायक हो सकती है। 12 बरस लो कुकर जियो और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कारी। कहते हैं कि 12 बरस कुत्ता जीता है और 13 शेर जीता है, और बरस 18 छत्री जिए, यानी 18 बरस छत्री जीता है, इसके आगे जीवन को धिक्कार है। फिर अगली जो रचना है अपनी वो है पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं कौन? चंद। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो जो है वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। उन्होंने चंद्रवरदाई को दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का सामंत और राजकवि माना है। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार चंद्रवरदाई का जन्म लाहौर में हुआ। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री जो हैं वो उनका ये मानना है कि चंद्रवरदाई का जन्म लाहौर में हुआ। इनके जन्म काल के संबंध में कई धारणाएं हैं। शुक्ल जी ने इनका जन्म वर्ष 1168 ईस्वी माना है तथा लिखा है कि रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा, यानी चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ और एक ही दिन मृत्यु हुई, यह मानना था। शुक्ल जी ने हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा प्राप्त चंद का एक वंश वृक्ष भी प्रस्तुत किया है। वह वंश वृक्ष शास्त्री जी को नानूराम भाट से प्राप्त हुआ था, जो स्वयं को चंद का वंशज मानता था। उनके कथनानुसार चंद के 4 पुत्र थे, जिनमें से चतुर्थ पुत्र जो जल था, जिस समय पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी बंदी बनाकर अपने देश ले जा रहे थे, उस समय चंद जी महाराज के साथ गया था और अपने पुत्र जल को पृथ्वीराज रासो सौंप गया था। यानी पृथ्वीराज को जब बंदी बना कर के ले जा रहे थे मोहम्मद गोरी, उस समय वो जो चंद्रवरदाई थे वो भी उनके साथ गए और जो पृथ्वीराज रासो वो लिख रहे थे उसको अपने पुत्र जल को सौंप कर चले गए। इस संबंध में ये उक्ति प्रसिद्ध है कि पुस्तक जलन हाथ दे चली गज्जन निरपकाज। कहा जाता है कि जल ने चंद के अधूरी महाकाव्य को पूर्ण किया, यानी पृथ्वीराज रासो जो अधूरा था उसको उनके पुत्र जल ने पूरा किया। पृथ्वीराज रासो के संस्करण जो हैं वो पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। कितने? 4 संस्करण प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा संस्करण जो है जिसका प्रसारण नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है और जिसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। सभा ने यानी नागरी प्रचारणी सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया था। इस संस्करण में 69 समय या खंड और 16,306 छंद हैं। ये हमें याद रखना है कि इसमें कितने संस्करण या समय माने गए हैं। द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है, जिसका प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित है, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई। तीसरा जो लघु संस्करण है वो 3500 छंदों का है, जिसमें 9 समय हैं। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित हैं। चौथा जो सबसे छोटा है, जिसमें केवल 1300 छंद हैं, इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान मूल रासो
मानते हैं। फिर इसकी पृथ्वीराज रासो की जो प्रामाणिकता है उसको देखते हैं कि इन चारों संस्करणों को देखकर यह प्रश्न सहज रूप में उत्पन्न होता है कि इनमें से प्रामाणिक संस्करण कौन सा है, और इसी से लगा हुआ वह विवाद भी बढ़ जाता है कि जिसके अनुसार पृथ्वीराज रासो को एक जाली ग्रंथ माना गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में यह ग्रंथ इस दृष्टि से सर्वाधिक विवादास्पद रहा है कि विद्वानों के कई वर्ग बन गए। इसका सर्वाधिक विवादास्पद रहने का कारण ये था कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कई विद्वानों के जो कोई इसको प्रमाणिक मान रहा था, कोई अप्रमाणिक मान रहा था, तो इस तरह से कई वर्ग इनके बन गए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टोड आदि जो विद्वान थे वो विद्वान पृथ्वीराज रासो का जो संस्करण सभा से प्रकाशित हुआ वही प्रमाणिक माना है। यानी इसको प्रमाणिक मानने वाले रचनाकार कौन कौन से हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और मिश्र बंधु और कर्नल टोड। तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रमाणिक मानने वाले रचनाकार कौन से हैं। और दूसरा वर्ग रामचंद्र शुक्ल, कवि राजा श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर बूलर, मुंशी देवी प्रसाद आदि जो विद्वान थे वो रासो की सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ इसको मानते थे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि अप्रमाणिक मानने वाले रचनाकार कौन से हैं। कौन कौन से कवि हैं? रामचंद्र शुक्ल है, कवि राजा श्यामल दास है, गौरी शंकर ओझा, हीराचंद ओझा है, बूलर है और मुंशी देवी प्रसाद है। फिर आश्चर्य यह है कि शुक्ल जी अप्रमाणिक मानते हुए भी उसे अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत स्थान देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो इस ग्रंथ को पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं, लेकिन फिर भी वो आदिकाल में इसको क्या देते हैं? स्थान देते हैं। तृतीय वर्ग के विद्वान मुनि जीन विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि हैं। तीसरा वर्ग जो मानते हैं तो उनमें कौन कौन से आते हैं? मुनि जीन विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। वे ये मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदानी ही पृथ्वीराज रासो लिखा था, किंतु उनका मूल रूप आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। चौथा जो मत है वो नरोत्तम स्वामी का है। उन्होंने सबसे अलग यह बात कही है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासो की रचना की थी। नरोत्तम स्वामी क्या मान रहे हैं कि चंद्रवरदाई जो थे वो पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्त रूप में रासो की रचना उन्होंने की। उनके इस मत से कि रासो मूलतः प्रबंध काव्य नहीं है, अन्य कोई विद्वान सहमत नहीं है, जबकि सब ये मानते हैं कि क्या है? पृथ्वीराज रासो एक प्रबंध काव्य हैं। तो अन्य कोई विद्वान इस मत से सहमत नहीं है। तो दोस्तों आज हमने जाना रासो साहित्य के बारे में। इसमें हमने रासो साहित्य की जो प्रमुख रचनाएं थी उनके बारे में जाना और पृथ्वीराज रासो की जो प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता थी उनके बारे में जाना। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।